डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे परिवार के प्रकारों के बारे में, फंक्शंस ऑफ द फैमिली के बारे में। तो शुरू करते हैं। समाज की आधारभूत एवं मौलिक इकाई होने के कारण परिवार समाज की सार्वभौमिक संस्था है। इसे समिति भी कहते हैं, संस्था भी कहते हैं। आज मनुष्य ने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं, फिर भी वह ऐसी संस्था का आविष्कार नहीं कर सका है जो परिवार का स्थान ले सके। परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम दो भागों में बांटेंगे। एक सार्वभौमिक कार्य जो हमें सभी समाजों एवं संस्कृतियों में देखने को मिलते हैं, और दूसरे वे जिनका निर्धारण अलग अलग संस्कृतियों में वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा होता है। इन्हें हम परंपरागत कार्य कह सकते हैं। मौलिक एवं सार्वभौमिक कार्यों में हम यौन इच्छाओं की तृप्ति, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को सम्मिलित करते हैं। तो पहला आता है परिवार के प्रकारों में प्राणी शास्त्रीय कार्य। प्राणी शास्त्रीय कार्यों में 3 कार्य है। एक है यौन इच्छाओं की पूर्ति, दूसरा है संतानोत्पत्ति, तीसरा है प्रजाति की निरंतरता। तो सबसे पहले यौन इच्छाओं की पूर्ति की डिटेल देख लेते हैं। मानव की आधारभूत आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। परिवार ही वह समूह है जहां मानव समाज द्वारा स्वीकृत विधि से व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। कोई भी समाज यौन संबंध स्थापित करने की नियमित एवं निर्बाध स्वतंत्रता नहीं दे सकता, क्योंकि यौन संबंधों के परिणाम स्वरूप संतानोत्पत्ति होती है, नातेदारी व्यवस्था जन्म लेती है तथा पदाधिकार एवं उत्तराधिकार, वंश नाम आदि की व्यवस्थाएं भी इससे जुड़ी रहती है। दूसरा है संतानोत्पत्ति। यौन संतुष्टि एक दैहिक क्रिया के रूप में ही समाप्त नहीं होती, बल्कि इसका परिणाम संतानोत्पत्ति के रूप में भी होता है। मानव समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है कि मृत्यु को प्राप्त होने वाले सदस्यों का स्थान नवीन सदस्यों द्वारा भरा जाए। परिवार ही समाज के इस महत्वपूर्ण कार्य को निभाता है। परिवार के बाहर भी संतानोत्पत्ति हो सकती है, किंतु कोई भी समाज अवैध संतानों को स्वीकार नहीं करता। वैध संतानों को ही पदाधिकार एवं उत्तराधिकार प्राप्त होता है। इसका जो तीसरा बिंदु है वो है प्रजाति की निरंतरता। परिवार ने ही मानव जाति को अमर बनाया है। यही मृत्यु और अमृत्यु का संगम स्थल है। नई पीढ़ी को जन्म देकर परिवार ने मानव की स्थिरता एवं निरंतरता को बनाए रखा है। अब जो इसके दूसरे कार्य है वो है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्यों में सबसे पहले आता है शारीरिक रक्षा। परिवार अपने सदस्यों को शारीरिक संरक्षण प्रदान करता है। वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना, असहाय अवस्था, अपाहिज होने आदि की अवस्था में परिवार ही अपने सदस्यों की देखरेख एवं सेवा करता है। गर्भवती माता एवं नवजात शिशु की शारीरिक रक्षा का भार परिवार पर ही होता है। दूसरा जो इसमें है वो है बच्चों का पालन पोषण। मानव ही एक ऐसा प्राणी है कि उसका शैशव काल अन्य प्राणियों की तुलना में लंबा होता है। इस अवधि में उसका लालन पालन परिवार द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान समय में शिशुओं के लालन पालन के लिए अनेक संगठनों का निर्माण किया गया है, किंतु जो भावात्मक पर्यावरण बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है वह केवल परिवार ही प्रदान कर सकता है। तीसरा जो इसमें है वो है भोजन का प्रबंध। परिवार अपने सदस्यों के शारीरिक अस्तित्व के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। आदिकाल से ही अपने सदस्यों के लिए भोजन जुटाना परिवार का प्रमुख कार्य रहा है।
आदिम समाजों में जहाँ भोजन जुटाना एक सामूहिक क्रिया है, वहाँ तो परिवार का यह मुख्य कार्य है। मानव के जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है और जीवित रहकर ही मानव सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण करने में समर्थ हो पाता है। इसमें जो नेक्स्ट है वो है निवास एवं वस्त्र की व्यवस्था। परिवार अपने सदस्यों के लिए निवास की भी व्यवस्था करता है। घर ही वह स्थान है जहाँ जाकर मानव को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। सर्दी, गर्मी एवं वर्षा से रक्षा के लिए परिवार ही अपने सदस्यों को वस्त्र एवं शरण स्थान प्रदान करता है। अब जो तीसरा जो है वो है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्यों में सबसे पहले जो आता है वो है उत्तराधिकार का निर्धारण। प्रत्येक समाज में संपत्ति एवं पदों के पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को हस्तांतरण की व्यवस्था पाई जाती है, संपत्ति की भी और पदों की भी, और यह कार्य परिवार को ही करना होता है। वंशगत संपत्ति के हस्तांतरण के प्रत्येक समाज के अपने नियम हैं। पितृसत्तात्मक परिवार में उत्तराधिकार पिता से पुत्र को प्राप्त होता है, जबकि माता सत्तात्मक परिवार में माता से पुत्री को या फिर मामा से भांजे को। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उत्पादक इकाई। परिवार उपभोग एवं उत्पादन करने वाली इकाई है। आदिम समाजों में तो अधिकांश उत्पादन का कार्य परिवार के द्वारा ही किया जाता है। मानव समाज की आदिम अवस्थाओं में जैसे शिकार, पशुपालन एवं कृषि अवस्थाओं में परिवार द्वारा ही संपूर्ण उत्पादन का कार्य किया जाता था। प्राचीन उद्योगों में भी निर्माण का कार्य परिवार के द्वारा ही होता था। वर्तमान में भी अविकसित और अपूर्ण औद्योगिक अवस्था वाले समाजों में निर्माण का कार्य परिवार के स्त्रियों, पुरुषों एवं बच्चों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार परिवार उत्पादन की एक सहकारी उत्पादन इकाई है। अब जो एक और है बड़ा वो है धार्मिक कार्य। नहीं, चलो इसमें अभी रह रहे हैं, दो रह रहे हैं। एक है इसका श्रम विभाजन। परिवार में श्रम विभाजन का सबसे सरल रूप देखा जा सकता है, जहाँ पुरुष, स्त्री एवं बच्चों के बीच कार्य का विभाजन होता है। परिवार में कार्य विभाजन का आधार यौन एवं आयु दोनों है। स्त्रियां गृह कार्य करती है तो पुरुष बाहर के कार्य देखता है, तथा बच्चे छोटे मोटे कार्य करते हैं घर के ही, या तो कुछ बाहर के भी। शक्ति के कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। परिवार के सदस्यों में श्रम विभाजन आर्थिक सहयोग का प्रमुख कारक है। अब आर्थिक कार्यों में जो लास्ट है वो है आय तथा संपत्ति का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी। परिवार की विशेषताओं के दौरान हम बता चुके हैं कि प्रत्येक परिवार के पास सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई न कोई अर्थव्यवस्था जरूरी होती है। इस अर्थव्यवस्था के द्वारा ही वह आय प्राप्त करता है। परिवार की गरीबी एवं समृद्धि का पता आय से ही पता चलता है, उसका पता आय से ही चलता है। अपनी आय को परिवार कैसे खर्च करेगा, यह भी परिवार का मुखिया तय करता है। प्रत्येक परिवार के पास जमीन, जेवर, औजार, नकद, सोना, पशु, दुकान आदि के रूप में चल और अचल संपत्ति होती है, जिसकी देखरेख और सुरक्षा भी वही करता है। ये तो हो गए आर्थिक कार्य। अब आते हैं परिवार के धार्मिक कार्यों के ऊपर। प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म का अनुयायी भी होता है। सदस्यों को धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रथाएं, नैतिकता, व्रत, त्यौहार आदि का ज्ञान भी परिवार ही कराता है। ईश्वर पूजा एवं आराधना, पूर्वज पूजा आदि कार्यों को एक व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों से ही सीखता है।
पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, हिंसा अहिंसा की धारणा को एक व्यक्ति परिवार से ही ग्रहण करता है। इसके बाद आता है इसका राजनीतिक कार्य। परिवार राजनीतिक कार्य भी करता है। आदिम और सरल समाजों में जहाँ प्रशासक या जनजाति का मुखिया परिवारों के मुखियाओं से सलाह लेकर कार्य करता है, वहाँ तो परिवारों द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई जाती है। भारत में संयुक्त परिवार में कर्ता ही परिवार में प्रशासक होता है। वही परिवार के झगड़ों को निपटाने एवं न्याय करने वाला जज एवं जूरी है। वही परिवार का अन्य परिवारों से संबंध तय करता है। वही ग्राम पंचायत एवं जाति पंचायत में अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। अब नेक्स्ट जो है वो है समाजीकरण का कार्य। परिवार में ही बच्चे का समाजीकरण आरंभ होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया से जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है। वहाँ उसे परिवार और समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों और संस्कृति का ज्ञान होता है। धीरे धीरे बच्चा समाज की कार्यकारी इकाई बन जाता है, यानी काम करने वाली इकाई। परिवार ही समाज की संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। परिवार में ही ज्ञान का संचय, संरक्षण एवं वृद्धि होती है। अब इसका जो अगला है वो है शिक्षात्मक कार्य, एजुकेशनल फंक्शंस। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है, जहां उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार के द्वारा दी गई शिक्षाएं ता जिंदगी आत्मसात होती रहती है। महापुरुषों की जीवनियाँ इस बात की साक्षी है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की प्रमुख भूमिका रही है। आदिम समाज में जब आज की तरह शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, तो परिवार ही शिक्षा की मुख्य संस्था थी। परिवार में ही बालक दया, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, आज्ञा पालन एवं कर्तव्यपरायणता का पाठ पढ़ता है। नेक्स्ट जो कार्य है वो है मनोवैज्ञानिक कार्य। परिवार अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा और संतोष प्रदान करता है। परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम, सहानुभूति और सद्भाव पाया जाता है। वहीं बालक में आत्मविश्वास पैदा करता है। जिन बच्चों को माता पिता का प्यार एवं स्नेह नहीं मिल पाता, वे अपराधी एवं व्यक्तित्व वाले बन जाते हैं। माता पिता में से किसी की मृत्यु, तलाक, पृथक्करण, घर से अनुपस्थिति आदि के कारण बच्चों को स्नेह एवं मानसिक सुरक्षा नहीं मिल पाने पर उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता है। अब जो इसमें नेक्स्ट है वो है सांस्कृतिक कार्य। परिवार ही समाज की संस्कृति की रक्षा करता है तथा नई पीढ़ियों को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। परिवार ही संस्कृति का हस्तांतरण कर संस्कृति की निरंतरता एवं स्थायित्व बनाए रखता है। अब अगला जो है वो है मानव अनुभव का हस्तांतरण, ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। पुरानी पीढ़ी द्वारा संकलित ज्ञान एवं अनुभव का संरक्षण एवं हस्तांतरण करके परिवार समाज को अपना अमूल्य योगदान देता है। इसके अभाव में समाज की हर पीढ़ी को ज्ञान की नए सिरे से खोज करनी पड़ेगी। अगला जो है वो है मनोरंजन का कार्य। परिवार अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन का कार्य भी करता है। छोटे छोटे बच्चों की प्यारी बोली एवं उनके पारस्परिक झगड़े तथा दाम्पत्य प्रेम परिवार के मनोरंजन के केंद्र है। परिवार में मनाए जाने वाले त्यौहार, उत्सव, धार्मिक कर्मकांड, विवाह, श्राद्ध, भोज, भजन कीर्तन आदि भी परिवारों में मनोरंजन प्रदान करते हैं। अब इसमें जो एक और सेकंड लास्ट है वो है पद निर्धारण, प्लेसमेंट इन द सोसाइटी। परिवार अपने
सदस्यों का समाज में स्थान निर्धारण का कार्य भी करता है। एक व्यक्ति का समाज में क्या स्थान होगा, यह इस बात पर निर्भर है कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ। राजतंत्र में राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। प्रदत्त पदों पर आधारित समाज व्यवस्था में जहाँ जन्म का व्यक्ति के गुणों की तुलना में अधिक महत्व होता है, परिवार का व्यक्ति के पद निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब जो इसका लास्ट है वो है सामाजिक नियंत्रण। परिवार का मुखिया अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है तथा उन्हें गोत्र, जाति एवं समाज की प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों एवं कानूनों के अनुरूप आचरण करने को प्रेरित करता है। ऐसा न करने पर वह उन्हें ताड़ना देता है, डांट डपट करता है, परिवार से बहिष्कार की धमकी देता है। परिवार का वातावरण ही कुछ ऐसा होता है कि वहाँ हर व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वाह करता है। वहाँ शक्ति द्वारा नियंत्रण के अवसर कम ही आते हैं। परिवार के विभिन्न कार्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक इकाई है। वर्तमान में वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं अन्य परिवर्तनकारी शक्तियों के संयुक्त प्रभाव के कारण परिवार के कार्यों में बहुत परिवर्तन हुआ है। अनेक ऐसी संस्थाएं एवं समितियां बन गई हैं जो परिवार के कार्यों को छीन रही है। धन्यवाद।